नमस्कार, स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जहाज का पंछी उपन्यास में नायक कौन है और उसके चरित्र की क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस उपन्यास की अगर बात करें तो ये ईला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। उस इस उपन्यास में अगर देखें तो सर्वाधिक प्रमुख पात्र कौन है, वो कथा नायक। उसी के व्यक्तित्व के चारों ओर उपन्यास का कथानक घूमता है, बल्कि हम उसे उपन्यास का केंद्रीय पात्र कह सकते हैं। पूरे उपन्यास में लेखक ने उसके नाम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। केवल एक जगह पर, जहां पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर नायक अपना नाम भगत बताता है, केवल एक ही जगह कथा नायक अपना नाम बताता है भगत। लेकिन इस नाम का अन्य कहीं पर भी उपन्यास में कोई प्रयोग नहीं किया गया, कोई जिक्र नहीं किया गया। तो इस कथा नायक को इस उपन्यास का हम केंद्रीय पात्र मानते हैं और उसी को हम नायक कहेंगे। उसके चरित्र की विशेषताओं की अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? व्यक्तित्व परिचय। अगर उसके व्यक्तित्व की बात करें तो वो 27 वर्ष का एक युवक है। उपन्यास जब आरंभिक अवस्था है तो उसका जो व्यक्तित्व है वो दीनहीन और अभावग्रस्त व्यक्ति जैसा है। उसके सिर के बाल अस्त व्यस्त हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, उसका रक्तहीन चेहरा क्षय रोगियों के समान मुरझाया हुआ है। यानी उसमें उसको देखकर लगता है कि इसमें खून की कमी है, और जिस प्रकार क्षय के कारण जो रोगी हैं उनका चेहरा हो जाता है, वैसा ही कुछ कुछ नायक का लगता है। उसकी आंखें धसी हुई हैं और गालों में गड्ढे पड़ गए हैं। उसके तन पर मैला कुर्ता और मैली धोती है। आकार रूप से वह एक पेशेवर जेब कतरा दिखाई देता है। यही कारण है कि पुस्तक विक्रेता उसे गिरह कट समझता है। लेकिन बाद में करीम चाचा के यहाँ व्यायामशाला में कसरत करने के बाद उसका शरीर भर जाता है, उसके चेहरे पर निखार आ जाता है। कथा नायक द्वारा दिए गए वृतांत से पता चलता है कि जब वह 8-10 महीने का था तो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उसकी बुआ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। 3 साल बाद वह भी चल बसी। 7-8 वर्ष के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। इसी कारण जो कथा नायक है वो यहाँ वहां भटकने लगता है। तो ये क्या है? कथा नायक के व्यक्तित्व का परिचय। आगे अगर हम देखें तो असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है। किन कारणों से है? देखिए, कथा नायक एक अनाथ और बेसहारा है, लेकिन फिर भी वह असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है। हम उसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कह सकते हैं। वह पढ़ा लिखा है, बुद्धि संपन्न व्यक्ति है। बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उसका समान अधिकार है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। संगीत कला में निपुण है। इसके साथ साथ सितार और बांसुरी बजाना भी जानता है। बहादुरी महाशय के घर पे जब गोष्ठी होती है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर पर एक लंबा भाषण देता है। इससे पाठकों को उसकी विद्वता का परिचय मिलता है। इस अवसर पर कथानायक ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्धि के विद्वान थे। उन्होंने केवल बंगला के नाम को ही रोशन नहीं किया, बल्कि समूची मानव जाति को गौरव प्रदान किया। लीला के यहाँ वो सितार वादन और बांसुरी वादन द्वारा ये सिद्ध करके दिखाता है कि वह एक निपुण संगीतकार है। तो हम कह सकते हैं कि जो कथा नायक है वो कुशाग्र बुद्धि का स्वामी है और अलग अलग कलाओं से युक्त है। यानी उसमें बहुत से गुण हैं। अनेक भाषाओं को जानता है, वाद्य यंत्र बजाना जानता है, संगीत गाना बहुत अच्छी तरह से जानता है, वक्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर पर भाषण देता है। इसके साथ साथ लॉन्ड्री का काम भी करता है, रसोइये का काम भी करता है। तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्तित्व है? असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है। एक बेरोजगार और अभावग्रस्त व्यक्ति भी है। जो कथा नायक है प्रारंभ से ही बेरोजगारी का शिकार है। बेरोजगारी के कारण ही वह कलकत्ता नगरी में छोटी सी नौकरी खोजने के लिए आता है। वह स्वयं भी कहता है कि विश्वास मानिए, मैं केवल विवशता के कारण यहाँ आया हूँ, कि ये मेरी विवशता है, मैं मजबूर हूँ। किसी प्रकार की ज्ञात या अज्ञात इच्छा, कौतूहल या जीवन की गंदगी का ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रेरित होकर मैं नहीं आया। मैं निरंतर इस चेष्टा यानी इच्छा में रहा कि कहीं किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए और 2 रोटियों का ठिकाना लग जाए। यानी 2 रोटियां खाने के लिए मिल जाए, कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए। नौकरी की तलाश में वो कलकत्ता में मारा मारा फिरता है। करीम चाचा, मिस साइमन, बहादुरी महाशय के पास उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन वह कहीं पर भी टिककर काम नहीं करता। इतना अवश्य है कि वह लोगों के संपर्क में आकर समाज की विसंगतियों से, बुराइयों से परिचित हो जाता है और विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो बेरोजगार भी है। रोजगार की तलाश में वो शहर में आता है और उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का अभाव है।
अगला पॉइंट है एक स्वाभिमानी व्यक्ति। देखिए भगत एक स्वाभिमानी युवक है। माना कि वो बेरोजगार है, भूखा है, बेसहारा है और निर्धन गरीब भी है, लेकिन संकट के समय में भी उसमें स्वाभिमान बना रहता है। स्वाभिमान पर चोट करके भी वो निष्प्रभावी सिद्ध होते हैं जो उस बुरे समय में उस पर उससे बातें करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह इन संकटों के कारण अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता। वह कई दिनों तक भूखा होने पर भी पार्क में गिरे हुए बटुए के बारे में उसके मालिक को सूचित करता है, चोरी नहीं करता। इसी प्रकार बहादुरी महाशय के घर में काम मांगने के लिए जाता है ताकि वह मेहनत की कमाई से रोटी खा सके, लेकिन उसके जीवन में ये विडंबना ही कही जाएगी कि धनवानों ने उसके आत्मसम्मान को नहीं पहचाना। अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए ही वह रसोइये का काम सीखता है। बाद में अगर देखें तो लीला के साथ रहने लगता है। लीला एक धनवान युवती है और उससे वो इस बात से सहमत होता है या इस बात पर सहमति लेता है कि मैं तभी तुमसे विवाह करूंगा जब लीला अपनी सारी धन संपत्ति परोपकार के कामों में खर्च करेगी। तो इस बात के लिए लीला तैयार भी हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथा नायक एक स्वाभिमानी व आत्मसम्मान से भरपूर युवक है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो एक चरित्रवान युवक। कथानायक स्वाभिमानी भी है, ईमानदार भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो चरित्रवान भी है। ऐसे इस उपन्यास में अनेक अवसर आते हैं जब सुंदर युवतियों के साथ रहने का अवसर उसे मिलता है, लेकिन वो कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। प्यारे धोबी की बेटी बेला के साथ संपर्क में आता है। बेला उस पर आसक्त भी है यानी मोहित है, बल्कि स्वयं को वो कथानायक के आगे समर्पित भी कर देती है, लेकिन फिर भी कथानायक उससे दूरी बनाता है। अपनी सहचरित्रता का पालन करते हुए कथानायक प्यारे के घर को त्याग कर उसको छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार करीम चाचा के जब वो यहाँ रहता है तो वहां पर जो युवती है वो कला नाम की युवती है, उसको पढ़ाता है, लेकिन वहां भी कैसा व्यवहार करता है, मर्यादित व्यवहार करता है। बहादुरी महाशय के घर पर वो रसोइये के काम के लिए जाता है। उनकी बेटी है दीप्ति, दीप्ति के संपर्क में आता है। यद्यपि वह कथानायक की ओर आकर्षित है, लेकिन वह उसे अपनी बहन मानता है और बहन बना भी लेता है। लीला के घर पर रहते हुए भी वह मर्यादा का उचित पालन करता है, यानी मर्यादित रहता है और मर्यादा का उचित पालन करता है। इस प्रकार से मिस साइमन के यहाँ वह अनेक वेश्याओं के संपर्क में आता है, लेकिन वहां पर भी वो कैसा चरित्र अभिव्यक्त करता है, वो सचरित्रता का परिचय देता है, यानी अपनी मर्यादा को वो कभी नहीं खोता। तो इस तरह से देखें कि वो एक मर्यादित या चरित्रवान व्यक्ति है, एक परोपकारी और उदार हृदय व्यक्ति। उपन्यास के आरंभ में जो कथानायक है वो अभावग्रस्त है, बेसहारा युवक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसमें परोपकार की भावना विद्यमान है। जब भी उसे अवसर मिलता है, जब भी उसके पास धन होता है, वह तुरंत ही दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें, अस्पताल में डॉक्टर द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए 5 रुपए पाकर वह पहले तो उससे थोड़े से चने खाता है, चने खाकर अपना पेट भरता है, फिर बचे हुए जो पैसे हैं वो एक भूखी वृद्धा स्त्री को दे देता है। इसी प्रकार जब वह समुद्री जहाज में से पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है, तब वह अपने 10 रुपए से भी किसी भूखे का पेट भरता है, उसको भोजन कराता है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो भगत है वो परोपकारी और उदार हृदय युवक है। अपने संकटों, अपनी भूख और अपनी आवश्यकताओं को वो बहुत तुच्छ समझता है, छोटा समझता है, तथा दूसरे के भूख और संकट में फंसे हुए व्यक्ति को तुरंत सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भले ही संकट में फंसा हुआ व्यक्ति घोड़ों की रेस में अपनी रकम हारने वाला जुआरी हो या रोने का नाटक अथवा ढोंग करके दूसरों से सहायता मांगने वाली चालाक भिखारी, यानी वो इस बात को भी नहीं देखता कि उसको आवश्यकता है या नहीं। जहां पर भी उसे नजर आता है कि कोई उससे सहायता चाहता है, वो तत्पर दिखाई देता है। एक कुशल संगीतकार, वैसे तो ये हम पॉइंट को पहले शामिल कर चुके हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इसे अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ दूसरा पॉइंट बनाया था असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी, इसमें भी ये सारी बातें आ चुकी हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि वो सुशिक्षित और सभ्य ही नहीं बल्कि एक संगीतकार भी है। पूरे उपन्यास में वो एक ही बार संगीत सभा में भाग लेता है, लेकिन सितार वादन, बांसुरी वादन द्वारा वो श्रोताओं को आश्चर्यचकित कर देता है। लीला द्वारा पूछने पर वह बताता है कि विगत यानी बीते हुए जीवन में जब भी उसे अवसर मिला उसने संगीत कला को सीखा। यही नहीं, उसने अपनी गायन प्रतिभा के द्वारा उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। अगला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे एक समझौतावादी व्यक्ति। कथानायक प्रत्येक स्थिति से समझौता करना अच्छी तरह जानता है। 7-8 वर्ष की उम्र में ही वह अनाथ हो जाता है, निराश्रित यानी आश्रय रहित हो जाता है और यहाँ वहां भटकता है।
लेकिन लगातार संघर्ष करता हुआ पढ़ाई लिखाई करता है और 27 वर्ष की आयु में नौकरी की तलाश में के लिए कहाँ आता है, कोलकाता आता है। लेकिन वह किसी भी छोटे बड़े काम से परहेज नहीं करता। वह प्यारे के यहाँ लॉन्ड्री चलाता है, करीम चाचा के यहाँ पहलवानी की शिक्षा प्राप्त करता है, मिस साइमन और बहादुरी महाशय के यहाँ रसोइये का काम करता है। इसी प्रकार से लीला के यहाँ पर भी वो रसोइये का काम करने के लिए आता है। लेकिन अपनी वाक कला यानी बोलने की चतुराई और संगीत कला द्वारा वह उसे यानी किसको, लीला को अपनी ओर आकर्षित करता है। परिणाम स्वरूप आगे चलकर वह संगीत गोष्ठी में भाग लेकर सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध भी कर देता है। अपनी इसी समझौतावादी कृति के कारण वह जहां भी जाता है वहां अपने लिए स्थान बना लेता है। यानी उसमें कैसे उसका स्वभाव है, जहां भी जाता है वो उसी प्रकार का काम करता है और उसी प्रकार जैसे लोग हैं वैसे ही उनसे बर्ताव भी करना जानता है। कम्युनिस्ट होने का झूठा आरोप। लिबर्टी जहाज से वह इसीलिए बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि विदेशी गोरे उसे कम्युनिस्ट समझते हैं। बहादुरी महाशय के यहाँ एक रसोइया होते हुए भी वो जब साहित्य गोष्ठी में भाग लेता है और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो लोग उसे क्या समझते हैं, कम्युनिस्ट समझते हैं। इस अवसर पर वह बहादुरी महाशय को भी खरी खोटी सुनाता है। वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह केवल अपनी आजीविका के लिए आया था, उनका भेद लेने के लिए नहीं। जब बहादुरी महाशय उसे आरोप लगाते हैं कि वो मेरे घर में भेद लेने के लिए आया हुआ है तो वो कहता है कि मैं इस काम के लिए नहीं आया। इस अवसर पर बहादुरी महाशय कथानायक पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन कथानायक के संपूर्ण चरित्र का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह किसी भी प्रकार से कम्युनिस्ट नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि उसके मन में गरीबों और अभावग्रस्त लोगों के प्रति कौन सा भाव है, सहानुभूति का भाव है। अगला हम पॉइंट बनाएंगे, एक पलायनवादी व्यक्ति। पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान आगे बढ़ जाना। कथानायक के चरित्र का अगर हम मूल्यांकन करें तो ये देख सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, पलायनवादी है, यानी एक जगह टिक कर नहीं रहता। एक के बाद एक नए संघर्ष उसके सामने आते रहते हैं और वो उनका मुकाबला भी करता है, लेकिन कहीं टिक कर नहीं बैठता। समस्या के हल के लिए वो सुझाव भी देता है और फिर आगे चल देता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो मिस साइमन के चकले का सुधार करके जब पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो वह वहां से भाग खड़ा होता है। बेला को समझाने के बजाय वह प्यारे के घर को छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार बहादुरी महाशय के वहां भी वह टिकता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कथानायक है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि लीला के पास से भी वो चला जाता है, लेकिन स्वामी जी के कहने पर लीला के पास वो वापिस लौट आता है। तो कथानायक जीवन में उपस्थित होने वाली समस्याओं का सामना डटकर नहीं करता, बल्कि घबराकर वहां से पलायन कर जाता है। अगला पॉइंट है, एक दार्शनिक और प्रकृति प्रेमी। उपन्यास में जो कथानायक है कभी कभी एक दार्शनिक के समान बातें करने लगता है। भले ही लेखक ने उसकी शिक्षा अथवा डिग्री के बारे में इस उपन्यास में कोई जिक्र नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन जहां कहीं भी उसे मौका मिलता है वह अपने दार्शनिक विचार अवश्य व्यक्त करता है। उसका कहना है कि भारत माता का धूल भरा आंचल द्रौपदी के चीर के समान फैला हुआ है। वह इस बात को लेकर दुखी है, यानी भारत माता की जो स्थिति है, जो भारत देश की परिस्थितियां हैं, उनसे वो दुखी है। वो उसकी तुलना किससे करता है, द्रौपदी के फैले हुए आंचल से करता है। भारत माता की संतान मूढ़, अशिक्षित, निर्धन और बेसहारा बनी हुई है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देशवासियों का शोषण हो रहा है। इसके लिए वह नेताओं को ही दोषी मानता है। उसके मन में समाज के शोषित और दलित वर्ग के प्रति कैसा भाव है, सहानुभूति का भाव है। वह शोषितों, पीड़ितों और अभावग्रस्त लोगों के उद्धार के लिए कुछ करना चाहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो एक दार्शनिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। निष्कर्ष रूप से अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि उपस्थित उपन्यास का जो कथानायक है ये बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है। वह जहां भी जाता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह निरंतर संघर्ष करता हुआ समाज की विसंगतियों और विद्रूपताओं का उद्घाटन करता है। वह जीवन की प्रत्येक समस्या का डटकर सामना करता है और अपने बुद्धि बल से समस्या का हल भी निकालता है। तो इस तरह से भगत को हम इस उपन्यास का नायक सिद्ध कर सकते हैं और उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र की विशेषताएं जो यहाँ पर हमने आज चर्चा की है वो आप यहाँ प्रश्न में लिखें। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।